हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 22 अप्रैल। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर आप लोगों ने ज़रूर करनी है। वीडियो लाइक और शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन सपोर्ट मेरे मोटिवेशन को बिल्डअप तो करेगा ही, लेकिन आपको बेनिफिट भी बहुत मिलेगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी करने का यकीन नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली आई विल बी फील हैप्पी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 तारीख का करंट अफेयर। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट वॉच कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सुनिए, फिर देखिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। कल की वीडियो पर लाइक और व्यूज़ बहुत कम है। जिन लोगों ने नहीं देखी है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज़ आप वॉच कर लें, ध्यान से सुने। चलिए एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी सिविल डे कब मनाया गया है? सिविल डे कब मनाया गया है? तो मनाया गया है कब? 21 अप्रैल को। अभी क्यों मनाया जाता है? सिविल सर्वेंट डे है ये। क्या है? सिविल सर्वेंट डे। सिविल सर्वेंट डे कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। सिविल सेवकों के महत्व को नज़र में रखते हुए, सिविल सेवकों की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए, यानी सिविल सर्वेंट की इम्पोर्टेंस के बताते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस के लिए अवेयरनेस डेवलप करने के लिए सोसाइटी में ये मनाया जाता है सिविल सर्वेंट डे। याद रखिएगा कब? 21 अप्रैल को। और ये जो पहला फर्स्ट सिविल सेशन था, सिविल सर्वेंट सेशन, इसको संबोधित यानी एड्रेस किया था किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो सिविल सर्वेंट थे उनको एक टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यानी सिविल सेवकों को एक टाइटल दिया था और एड्रेस किया था फर्स्ट सेशन, सिविल सर्वेंट सेशन। और ये कब हुआ था? 1947 में। कब? 21 अप्रैल 1947 में। और सिविल सर्वेंट डे 2006 से लगातार एवरी ईयर यानी हर साल 21 अप्रैल को मनाया जा रहा है, यानी 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। याद रख लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट बात यह है कि एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। वो कौन सा है? तो वो है 21 अप्रैल को जो नेक्स्ट डे है, क्रिएटिविटी इनोवेशन डे। क्या? क्रिएटिविटी इनोवेशन डे। क्रिएटिविटी कहते हैं सृजनात्मकता, इनोवेशन कहते हैं नवाचार। सृजनात्मक नवाचार दिवस। क्या? सृजनात्मक नवाचार दिवस। तो क्रिएटिविटी इनोवेशन डे, ये लोगों क्रिएटिव माइंड जो लोग होते हैं और जिनकी वजह से कुछ बेहतर हो पाता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्रिएटिविटी इनोवेशन, और ऐसे लोगों के लिए जागरूकता डेवलप करने के लिए, ऐसे लोगों के प्रति जो सोसाइटी में क्रिएटिव होने की वजह से और क्रिएटिविटी को बढ़ाने की वजह से जाने जाते हैं, अवेयरनेस डेवलप करने की वजह से ये मनाया जाता है क्रिएटिविटी इनोवेशन डे। क्रिएटिविटी समझ गए होंगे आप लोग। क्रिएटिव किसी चीज़ की सृजनात्मक, यानी एक होता है कंस्ट्रक्टिव। वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव संरचनात्मक। क्या कहते हैं हिंदी में? संरचनात्मक। एक होता है ये क्रिएटिविटी। क्रिएटिव यानी क्रिएटिव क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव। और क्रिएटिव क्या होता है? सृजनात्मक। तो जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो कुछ क्रिएट करने में अपने मस्तिष्क का बेहतर या प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अवेयर करने के लिए मनाया जाता है ये क्रिएटिविटी इनोवेशन डे। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी हैं। ये अभी सचिव, ओनली सेक्रेटरी बन गए हैं किसके? प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, और इन्हीं के सचिव कौन बन गए हैं? कपिल देव त्रिपाठी।
इन्होंने किसकी जगह ली है? संजय कोठारी का ये स्थान लेंगे। संजय कोठारी अभी तक के करंट सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अन्ना भंडार कार्यक्रम अभी किसने शुरू किया है? अन्ना भंडार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है रिलायंस इंडिया ने अन्ना भंडार कार्यक्रम शुरू किया है। लॉकडाउन के इस क्रिटिकल सिचुएशन में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लगभग परेशान हैं, जो भूख से बेहाल है और जो रोज़ काम करने वाले और खाने वालों में है, यानी डेली डू एंड डेली गेट वाले मामला है। तो जो डेली काम करते हैं, जो डेली वर्किंग होते थे, डेली वर्कर्स होते थे या डेली बेसिस वर्कर्स होते थे, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत है। तो ऐसे 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, अबव 3 करोड़, जिनको बहुत ही ज़रूरत है खाने पीने, लंच की, डिनर की और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो फूड के रिगार्डिंग है। तो इन तमाम लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या मनाया गया है? अन्ना भंडार कार्यक्रम, या क्या कहेंगे, अन्ना खाद्य भंडार कार्यक्रम, मतलब स्थापित किया गया, बनाया नहीं, स्थापित किया गया। अन्ना स्टोर कार्यक्रम किसका है? रिलायंस का है। ये 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को खाना मुहैया करवाएंगे, याद रखना। रिलायंस का है ये अन्ना भंडार कार्यक्रम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, हाल ही में अभी किस राज्य में डेपोरिजो ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में डेपोरिजो ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है? तो ये असल में डेपोरिजो वहीं का लोकल लैंग्वेज है एक, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सड़क सीमा संगठन। क्या है? सड़क सीमा संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक जिला है, तो ये शुभनश्री, क्या नाम है इसका? शुभनश्री ब्रिज है, शुभनश्री जिला है, शुभनश्री नदी है। अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है डेपोरिजो ब्रिज। क्या? डेपोरिजो ब्रिज, जिसका असल नाम क्या? शुभनश्री तो जिले का नाम है शुभनश्री, और शुभनश्री ही रिवर का नाम है, शुभनश्री ब्रिज का नाम है। तो ये शुभनश्री ब्रिज बनाया जा रहा है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है इसको। ठीक है, शुभनश्री जिले में शुभनश्री रिवर पर शुभनश्री ब्रिज, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क एटलीस्ट याद रखिए, बाकी तो मैंने सब कुछ आपको नेशनल पार्क वाले वीडियो में बताया है। और जम्मू एंड कश्मीर के भी प्लीज़ ज़रूर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल एक तो याद रखिए आप यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, और एक याद रखिए पक्के टाइगर रिजर्व याद रखिए, और एक आप बाकी वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ मैंने दे रखा है आप लोगों के लिए। और एक वहाँ पे याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल 2 तरह के होते हैं, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, और एक है पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी अरुणाचल प्रदेश का। ये पक्के अगर आता है पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो याद रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। और पक्के टाइगर रिजर्व, और एक 21 फरवरी को इसका गठन हुआ था, ठीक है, 21 फरवरी कल परसों ही मैंने राज्य का गठन दिवस बताया है, राज्य गठन दिवस बताया आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश का। और तो हाँ यस, मी बडी ऐप कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, कोरोना वायरस ये लॉकडाउन जो चल रहा है तभी मी बडी ऐप एक डेवलप किया था अरुणाचल प्रदेश ने। तो ये सारे फैक्ट याद रखिए।
और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं और ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा गवर्नर हैं। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है जी। दोस्तों एक क्वेश्चन और सुनिए, पहले जरा मैंने अभी जो बताया था आपको उसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है उसी क्वेश्चन का। मैंने आपको बताया था अभी अन्ना भंडार स्टोर, क्या बताया था? अन्ना भंडार स्टोर। इसका पूरा नाम सुन लीजिए, डिस्क्रिप्टिव नेम है पूरा, मुक्त मुक्त भोजन अन्ना भंडार सेवा। क्या है? मुक्त भोजन अन्ना भंडार सेवा, ये अन्ना भंडार कार्यक्रम सेवा भी कह सकते हैं। अन्ना कहते हैं बड़े भाई को, साउथ में क्या बोलते हैं? बड़े भाई को, यानी एल्डर ब्रदर। तो मुक्त भोजन अन्ना भंडार सेवा, मुक्त भोजन अन्ना भंडार सेवा, ये रिलायंस ने शुरू किया। और रिलायंस दुनिया में सबसे बड़ा पहले नंबर का एक, इतने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना उपलब्ध कराने वाला पहला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा रिलायंस का। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बाकी था, ये देखना था। ओके, हाल ही में आपको क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में कोविड-19 के संबंधित एडिशनल बेनिफिट देने वाली कौन सी बीमा कंपनी बन गई है? हाल ही में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों को एडिशनल बेनिफिट देने वाली कौन सी बीमा कंपनी बन गई है? यानी कि दोबारा सुन लीजिए, कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये क्या नाम है इसका? टाटा AIA। टाटा AIA ये एक कंपनी है और इसकी पॉलिसी ये है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनमें जितने लोगों का बीमा पहले से टाटा AIA में हो रखा था, तो उन तमाम लोगों को 5-5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मतलब पहले से जो लोग टाटा AIA में अपना पॉलिसी ले रखे थे, बीमा पॉलिसी, और उनमें से किसी को कोविड-19 का संक्रमण यानी इन्फेक्शन हुआ है, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा 5 लाख की जो है इंक्रीमेंट मिलेगी बीमा पॉलिसी में, 5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पॉलिसी, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाली कोविड-19 पेशेंट्स को कौन सी बीमा कंपनी बन गई है? टाटा AIA, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप को लॉन्च करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी फेसबुक ने किस भारतीय कंपनी के साथ सुपर ऐप को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? हाल ही में अभी फेसबुक ने सुपर ऐप को शुरू करने, ये लॉन्च करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन। क्या? रिलायंस फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। किसने? फेसबुक ने। 2004 में स्थापना हुई फेसबुक की। मार्क जुकरबर्ग कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं इसके कौन? CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है इसके CEO? तो मार्क जुकरबर्ग। और 2004 एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो ये देखिए, फेसबुक ने एक समझौता किया है रिलायंस फाउंडेशन के साथ। किसके साथ? रिलायंस फाउंडेशन के साथ। किसके लिए? पहली बार सुपर ऐप लॉन्च होने जा रहा है। कौन सा? सुपर ऐप। ठीक है, तो इसके लिए एक भारतीय कंपनी को चुना है, इंडियन कंपनी को चुना है फेसबुक ने। क्या नाम उसका? रिलायंस फाउंडेशन। अब दो तरह के ऐप डेवलप किए हैं फेसबुक ने, 2 तरह के। एक तो FB गेम्स ऐप, फेसबुक गेम्स ऐप है ये गेम्स के लिए है। पहला ऐप है ये FB गेम्स ऐप, फेसबुक का पहला गेम्स ऐप है। और जो सुपर ऐप जो भी लॉन्च हो रही है फेसबुक की, उसके लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो उसके साथ किसके साथ क्या है, रिलायंस फाउंडेशन के साथ। ठीक, अभी जो फेसबुक है, फेसबुक का सुपर ऐप असल में है क्या, तो जो जैसे कि आप होटल में रूम बुक करते हैं, टिकट्स लेते हैं, या मान लीजिए आप मूवी शो टिकट लेते हैं, या बस ट्रेन टिकट लेते हैं, कोई ऑर्डर करना है, कोई शॉपिंग करनी है, किसी एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो एवरीथिंग यू कैन गेट इन सुपर ऐप फास्ट एंड इजीली। मतलब सुपर ऐप में आपको बस ट्रेन, होटल, मूवी और खाना पीना, सोशल मीडिया, एवरीथिंग आपको हर एक चीज मिल जाएगी। किसमें, सुपर ऐप में। इसमें सब कुछ, टिकट्स भी ले सकते हैं आप और सोशल मीडिया भी है। तो ये सुपर ऐप का एक बेहतरीन मतलब यूज कर पाएंगे लोग, और इसको बहुत लाइक करेंगे। एफबी का है, फेसबुक का सुपर ऐप, और इसी के लिए भी रिलायंस फाउंडेशन के साथ फेसबुक ने समझौता किया है, याद रखना है आपको। ठीक, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में फॉर्मूला 1 चीन ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है। हाल ही में अभी फॉर्मूला 1 चीन ग्रैंड प्रिक्स रेस चैंपियनशिप किसने जीती है। हाल ही में फॉर्मूला 1 रेस या फॉर्मूला 1 चीन ग्रैंड प्री या ग्रैंड प्रिक्स रेस चैंपियनशिप, क्या याद रखेंगे। फॉर्मूला 1 तो याद है ही, चीन भी याद रहेगा, तो बस याद रख लेंगे चीन के बाद ग्रैंड प्रिक्स रेस चैंपियनशिप। और फॉर्मूला 1 रेस या फॉर्मूला 1 चीन याद रखेंगे। फॉर्मूला के बाद चाइना की फॉर्मूला 1 चीन रेस ग्रैंड प्री चैंपियनशिप का फॉर्मूला 1 चीन रेस ग्रैंड प्री या ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है, तो चार्ल्स लेक्लर ने। दोस्तों ये ऑन रोड नहीं हुई है, क्योंकि ये ऑन रोड होती ये संभव नहीं था, कोरोना वायरस में लॉकडाउन चल रहा है, और इसी के चलते क्या हुआ है कि इसको पीसी और वीडियो गेम्स के थ्रू आयोजित किया गया है। किसको, फॉर्मूला 1 चीन ग्रैंड प्री रेस चैंपियनशिप को, जो चार्ल्स लेक्लर ने जीती है, याद आपको रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना बेस्ड थीम एक्टिविटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। कोरोना बेस्ड थीम एक्टिविटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है किसने, लद्दाख ने। लद्दाख अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। आर.के. माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और इन्होंने ही अभी कोरोना बेस्ड एक्टिविटी प्लेटफॉर्म या क्रिएटिविटी प्लेटफॉर्म, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई नाम आप ऐसे ही याद रखें, कोरोना बेस्ड एक्टिविटी प्लेटफॉर्म, और अगर क्रिएटिविटी प्लेटफॉर्म आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की नाम है। और ये स्टूडेंट्स को लर्निंग मिलती रहे, लॉकडाउन में भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करते रहे, अपने ऑनलाइन या रेडियो के माध्यम से या जिस माध्यम से भी सीखें, लेकिन लॉकडाउन को फॉलो करते करते कुछ क्रिएटिव बन सकें, कुछ करें, कुछ लर्निंग प्रोसेस चलता रहे। इसीलिए ये कोरोना बेस्ड एक्टिविटी प्लेटफॉर्म या एक्टिविटी क्रिएटिविटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है लद्दाख ने। और बताया आर.के. माथुर ये क्या है, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को किस राज्य का उच्च न्यायाधीश बनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाया गया है, तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। और ये 3 बने हैं, एक है दीपक जो मुंबई में बने हैं, इनका पूरा नाम मैं आपको देख के बताऊंगी, सरनेम मैं नहीं देखा, दीपक, बस इतना फर्स्ट नेम याद रखेंगे दीपक। ये मुंबई के चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बने हैं, दीपक याद रखेंगे फर्स्ट नेम, और पूरा नाम भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।
और एक याद रखेंगे, विश्वनाथ सोम, ये मेघालय हाई कोर्ट के बने हैं। कौन? मेघालय हाई कोर्ट के कौन बने? विश्वनाथ सोम। और दीपक जो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बने हैं, उनका फर्स्ट नेम दीपक है, लास्ट का आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं ही बता दूंगी दीपक के बाद क्या लगा हुआ है। और मोहम्मद रफ़ीक कहाँ के बने हैं? उड़ीसा हाई कोर्ट के। विश्वनाथ सोम कहाँ के बने? मेघालय हाई कोर्ट के। 3 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं काहे के? उच्च न्यायालयों के। यह आप लोगों ने ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है जी। चलें दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो तो आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत काफ़ी हद तक ख्याल रखा है, लेकिन अभी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए अगर डिस्टर्बेंस हो तो उसको निगलेक्ट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने मानसिक सेवा और मनोवैज्ञानिक मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? हाल ही में अभी किसने मानसिक सेवा एवं मनोवैज्ञानिक ऐसे याद रखिए, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक सेवा के लिए या मानसिक या मनोवैज्ञानिक मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ऐसे सुन लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रोगियों के लिए, है ना, मानसिक मनोवैज्ञानिक रोगियों के लिए, रोगी भी आ जाए, सेवा भी आ जाए, ये मरीजों आ जाए, भूलेगा मत, एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसे पेशेंट्स जिनको साइकोलॉजिकल या मेंटली कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनके इस मतलब साइकोलॉजिकल और उनका ये जो मेंटल स्ट्रेस है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के लिए एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की गई है। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? 108। क्या है? 108। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना 2 जून 2014 को एक अलग होकर राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर कौन है? उसके चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर है और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में एक EOPD स्थापित की गई है? हाल ही में अभी किस राज्य में एक नई EOPD स्थापित की गई है? तो किस राज्य में नई EOPD स्थापित की गई? हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने वाले डेली रूटीन के पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनका रूटीन होता है कि वो डॉक्टर के पास जाएं डेली या वीकली, उनको डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए एक नई EOPD, क्या नाम है इसका? संजीवनी OPD। क्या नाम है? संजीवनी OPD। फिर से सुन लीजिए, ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए संजीवनी OPD अभी हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश हुई है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसके लिए? ताकि पेशेंट्स अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम्स को कंसल्ट कर सकें। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में एक ऐप आई थी कोरोना वायरस के संबंधित। क्या था? कोरोना मुक्त हिमाचल प्रदेश, या कोरोना मुक्त हिमाचल था, सिर्फ कोरोना मुक्त हिमाचल। ग्रेट हिमालयन खीर गंगा, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क मैंने बताए, रिवाइज कीजिए। शिमला कैपिटल है, एक और कैपिटल कही जाती है धर्मशाला, लेकिन मेन कैपिटल शिमला है, ओके। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है, नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर का नाम है भाई, क्या नाम है? कुछ पता है? जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सेवा को शुरू किया है? हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए किस बैंक ने वॉइस बैंक सर्विस, क्या
वॉइस बैंकिंग सेवा या वॉइस बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है? किसने अभी अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। क्या? आईसीआईसीआई बैंक ने। जो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं उसने अपने ग्राहकों के लिए एक वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू कर दी है। चाहे वो चेक रिगार्डिंग इंक्वायरी हो, चाहे वो पासबुक रिगार्डिंग इंक्वायरी हो, क्रेडिट हो, डेबिट हो, विड्रॉल हो, डिपॉजिट हो, या पेटीएम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, पासबुक, है ना, डिपॉजिट, विड्रॉल, कुछ सब कैसा भी बैंकिंग फैसिलिटी आपको यूज़ करनी है, कैसी भी बैंकिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने, किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है। क्या नाम है इसका? इस बैंक फैसिलिटी का नाम क्या है? इसका नाम है, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम याद रख लीजिए आप लोग प्लीज़। इसका नाम है वॉइस बैंकिंग सर्विस। क्या है? वॉइस बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सेवा है ये, वॉइस बैंकिंग सेवा। ग्राहक किसी भी प्रकार की बैंकिंग सुविधा को यूज़ कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट या डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक, पासबुक, सब कुछ, ठीक है। अभी इससे पहले व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस लॉन्च शुरू की थी आईसीआईसीआई बैंक ने, और अभी आईसीआईसीआई बैंक ने ये वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू कर दी है। ये होता कैसा है? जैसे आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हैं ना, इसी तरह आप इस वॉइस बैंकिंग सर्विस का लाभ ले सकते हैं आईसीआईसीआई बैंकिंग की मदद से, क्योंकि उन्हीं की ये सर्विस है। ओके जी, चलिए। इसके आईसीआईसीआई बैंक के कौन है? संदीप बख्शी, सीईओ। कौन? संदीप बख्शी, सीईओ। 1994 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 1994 में। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर का है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। तो दोस्तों, करंट अफेयर बहुत टफ आ रहा है आजकल, लेट हुआ इसके लिए माफ़ी, लेकिन प्लीज़ हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट और ध्यान से वॉच कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।